शरणार्थी नहीं, घुसपैठिए हैं रोहिंग्या। एक रोहिंग्या घुसपैठिए मोहम्मद सलीमतुल्लाह की याचिका पर उच्चतम न्यायालय का निर्णय कई मायनों में अपने आप ही महत्वपूर्ण है। उसने जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा कठुआ जिला स्थित हीरानगर डिटेंशन सेंटर में रखे गए 170 रोहिंग्या घुसपैठियों की तत्काल रिहाई की मांग की थी। इसके अलावा जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा शुरू की गई रोहिंग्या घुसपैठियों की पहचान और उनकी स्वदेश रवानगी की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग भी की थी। साथ ही गृह मंत्रालय को यह निर्देश देने की भी गुजारिश की थी कि वह अनौपचारिक शिविरों में रह रहे रोहिंग्या शरणार्थी के लिए तीव्र गति से शरणार्थी पहचान पत्र जारी, ताकि इन तथाकथित शरणार्थियों का कथित उत्पीड़न न हो सके। लेकिन उच्चतम न्यायालय ने न सिर्फ हिरासत के लिए गए घुसपैठियों की रिहाई के आदेश देने से मना कर दिया, बल्कि प्रशासन द्वारा घुसपैठियों को वापस भेजने के लिए की जा रही कार्रवाई को में कोई भी हस्तक्षेप करने से बिल्कुल इनकार कर दिया। न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 32 सिर्फ देश के नागरिकों पर लागू होता है। हालांकि उसने घुसपैठियों को वापस भेजने के लिए तय प्रक्रिया का पालन करने का निर्देश सरकार को अवश्य दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को असम में घुसपैठियों की भारी समस्या से निपटने के लिए उसके द्वारा पूर्व में दिए गए राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर बनाने के निर्णय की निरंतरता में एक पहली कदम देखा जाना चाहिए। दरअसल कुछ लोग भारत को घुसपैठियों की राजधानी बनाना चाहते हैं और ये जानबूझकर घुसपैठियों को और शरणार्थियों के बीच फर्क नहीं करना चाहते। लेकिन उच्चतम न्यायालय ने घुसपैठियों और शरणार्थी के बीच अंतर स्पष्ट करते हुए न सिर्फ अपना मंतव्य बल्कि घुसपैठियों की वापसी का रास्ता भी साफ कर दिया। गृह मंत्रालय द्वारा राज्यसभा में दिए गए एक लिखित जवाब के अनुसार 2018 से 2020 के बीच 2 वर्ष में अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने का प्रयास करने वाले 3000 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनमें सबसे बड़ी संख्या बांग्लादेश, पाकिस्तान और म्यांमार में के रोहिंग्या घुसपैठियों की है। गौरतलब है कि मात्र 2 वर्ष में 3000 लोग तो गिरफ्तार हुए हैं। पिछले 20 वर्षों में ही न जाने कितने घुसपैठी भारत में कहां बस गए होंगे। म्यांमार के सैन्य तख्तापलट के बाद घुसपैठियों की आमद की आशंका और बढ़ गई है। जम्मू की भटिंडी कॉलोनी को मिनी पाकिस्तान कहा जाता है। इसके पीछे की बड़ी वजह यहाँ बसे हुए रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठी हैं। इस कॉलोनी में किरियानी तालाब बस्ती जैसे इलाकों में इनका अधिकार है। इनके अलावा ये लोग जम्मू के ही नरवाल, बाला, सुंजवा और सांबा जिले में भी बड़ी संख्या में बसे हुए हैं, जबकि मुस्लिम बहुल कश्मीर घाटी में इनकी संख्या नगण्य है। वहाँ इनकी कोई भी संख्या नहीं है। यह अकारण नहीं है, ये सब जानबूझकर किया गया, बल्कि इसके पीछे तत्कालीन सरकार और सुविचारित राजनीतिक साजिश रही है। म्यांमार से जम्मू की भौगोलिक दूरी और रास्ते को देखकर इस साजिश का सहज अनुमान लगाया जा सकता है। दरअसल यह हिंदू बहुल जम्मू संभाग की जनसांख्यिकी को बदलने की व्यापक परियोजना का परिणाम रहा है। रोहिंग्या और बांग्लादेश देशी घुसपैठियों को राजनीतिक प्रश्रय देकर असम और बंगाल में भी बड़ी संख्या में बसाया गया। यह वोट बैंक और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति का दुष्परिणाम है। इन अवैध घुसपैठियों को भारत में बसाने के लिए पाकिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब आदि मुस्लिम देशों से हवाला फंडिंग भी की जा रही है। बहुत से रोहिंग्या घुसपैठियों के लेन देन करने या सत्ताधीशों के साथ साठगांठ करने के राशन कार्ड, आधार कार्ड और वोटर कार्ड आदि बनवा लिए हैं और सिम कार्ड हासिल कर लिए हैं। दिल्ली में ही कई मामले आए हैं जिसमें दिल्ली के विधायक जो आम आदमी पार्टी से हैं उसके लेटर हेड पर साइन करने के बावजूद कई रोहिंग्या के आधार कार्ड बनाए गए हैं। रोहिंग्या म्यांमार के बांग्ला भाषी मुसलमान हैं। राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में भी इन अवैध घुसपैठियों की संलिप्तता के सबूत मिलते रहे हैं।
ये लोग बांग्लादेश के रास्ते अवैध तरीके से भारत में घुसकर देश के विभिन्न भागों असम, बंगाल, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और हैदराबाद आदि में फैल गए हैं। देश भर में इनकी संख्या लगभग 40,000 से अधिक है। उल्लेखनीय है कि वही रोहिंग्या है जिन्होंने अपनी नृशंसता से म्यांमार में के रखाइन प्रांत को हिंदू विहीन कर दिया। पिछले साल जो लोग अविभाजित भारत के विस्थापित शरणार्थी की नागरिकता देने संबंधी नागरिकता संशोधन कानून CAA के विरोध में दिल्ली में खूनी खेल खेल रहे थे और शाहीन बाग में टेंट तान कर बैठे थे, वही लोग आज इन अवैध घुसपैठियों के सिर पर बैठाने और सारे अधिकार देने की वकालत भी कर रहे हैं। यह विडंबनापूर्ण व्यवहार है। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर का विरोध भी इसी कारण से किया जा रहा है, ताकि इस प्रकार के अवैध घुसपैठियों की पहचान और प्रत्यर्पण न किया जा सके। इन्होंने अपने वास्तविक मंसूबे को छिपाते हुए भारतीय मुसलमानों को नागरिकता छीनने का डर दिखाया और उन्हें भड़काया। यह सब हिंदुओं के बाद भारत के दूसरे बहुसंख्यक समुदाय मुसलमानों के एक मुश्त वोट मुट्ठी में करने की जुगत थी। आज़ादी से लेकर आज तक कई राजनीतिक दल, अनेक झोला छाप स्वघोषित स्वयंसेवी संगठन इन तथाकथित अल्पसंख्यकों को के हिमायती देखकर ही अपना उल्लू सीधा करते रहे। यह अवैध घुसपैठियों न सिर्फ स्थानीय सीमित संसाधनों पर बोझ है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। जिन साधनों और संसाधनों पर भारतवासियों का प्राथमिक अधिकार है, उनका उपयोग और उपभोग ये लोग बेधड़क कर रहे हैं। इस पर पूर्ण विराम लगना आवश्यक है। उच्चतम न्यायालय का निर्णय इस दिशा में एक निर्णायक पहल है और इस समय की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो भारत की सरकार है, उनके द्वारा उठाए गए कदम उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और सुप्रीम कोर्ट को मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इसमें किसी प्रकार की रोक टोक करने से अपना विचार नहीं दिया कि किसी प्रकार से रोक लगे। जो आज से पहले यही होता रहा है कि जब भी सरकारें, खास करके पहले की सरकार इसमें कदम उठाने की कोशिश ही नहीं की, लेकिन जब भी सरकार ने उठाए तो किसी न किसी तरीके से जो लिबरल फ्रंट है हमारे देश में, लिबरल गैंग है, उनके द्वारा कोर्ट में केस दायर करके किसी न किसी कानून के हवाला देके, मानव अधिकार के हवाला देके इन चीज़ों पे रोक लगा दी जाती है और सुप्रीम कोर्ट इस पर रोक लगाती है। लेकिन इस बार बिल्कुल इसे उलट हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने वही फैसला दिया जो देश हित में है। और मैं सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस तरह का फैसला दिया। नमस्कार।